हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सब। होप सब बढ़िया होंगे। इकोनॉमिक्स का पेपर आने वाला है और थोड़ी सी वरीडनेस है, समझ सकता हूं, क्योंकि हम भी आप लोगों के दौर से निकले हैं, तो जान सकता हूं कि थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि सर कैसे प्रिपरेशन की जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, है ना। तो जिन बच्चों ने पूरे साल भर प्रिपरेशन करी है तो उनको तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा परेशान रहते हैं, सर लास्ट में प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं कि सर एग्जाम आने दो, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि अब ये जो हमारे 20 से 25 दिन बचे हैं, इन 20 से 25 दिन के अंदर किस तरह से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्कोर कर सके और हो सके कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेकर आ जाए, क्योंकि 20 नंबर तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो स्कूल वालों के हाथ में है और उन्होंने जो मार्क्स देने थे वो आप लोगों को मार्क्स वो दे चुके हैं। लेकिन 80 मार्क्स हमारे कंट्रोल में है अभी भी, और हम लोग बिलीव करिएगा अभी भी अगर राइट अप्रोच, राइट स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं तो हम लोग स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छा मार्क्स। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ज़रूर कंसिडर करने चाहिए, या फिर हमारा एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम किस तरह से हमें देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम स्कोर कर पाएँ। तो उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाला हूँ, और मेरी इस बात का भरोसा रखिएगा कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं अपने एग्जाम के अंदर। और आप लोग बिलीव करिए इस बात का, और आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि सर हमने इस चीज़ को फॉलो किया और हमारा रिजल्ट ये रहा, कितना अच्छा स्कोर किया। और साथ ही साथ में मैं तो आप लोगों के लिए हूँ ही, क्योंकि मैं आप लोगों की प्रिपरेशन तो करा ही रहा हूँ, है ना, रोज़ सुबह 11 बजे और शाम को 8:30 बजे इसी चैनल के ऊपर। तो वहाँ पर भी जुड़िए और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते चलिए, राइट। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़रूर हमें कंसिडर करनी चाहिए। किसी भी चीज़ को जब हमें टैकल करना है तो कैसे टैकल किया जाए, उस चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि एक पूरा ब्लूप्रिंट हो हमारे पास। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ, और अगर आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो ज़रूर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखना है, क्या समझना है सर। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर, क्या लिखा है मैंने। सबसे पहले बात यहाँ पर बताइए, अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ चैप्टर्स। अब वो समय नहीं है कि आप लोग बोलें कि सर बिल्कुल सारी चीज़ें जीरो से शुरू करें क्या, राइट। नहीं, अब वक्त आ चुका है स्मार्ट स्टडी करने का। हार्डवर्क बहुत हो गया सर, पूरे साल भर हमने बहुत हार्डवर्क कर लिया, अब स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, राइट। सारे के सारे चैप्टर्स की सबसे पहले वेटेज समझिए। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, राइट। इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। ये तीनों चैप्टर मिलकर 12 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। वहीं पर आप देखिए नेशनल इनकम का चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कितने सारे मार्क्स की वेटेज रखता है। तो मुझे कौन से चैप्टर को पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए, ये आप लोगों को अब डिसाइड करना होगा। और नेशनल इनकम अकाउंटिंग से आपको 1 मार्कर क्वेश्चन के फॉर्म में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 मार्कर के फॉर्म में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 6 मार्कर के फॉर्म में भी, 3-3 मार्क्स के पार्ट वाइज में भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो नेशनल इनकम चैप्टर तो सबसे पहले मस्ट है, और अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिस नहीं कर सकते हैं। तो एक राइट अप्रोच आप लोगों ने बनानी है वेटेज को देखते हो कि पहले कौन सा चैप्टर करें, कौन से चंक्स ऑफ चैप्टर्स को उठाएं, जिसकी वजह से हमारे जो 40 मार्क्स का जो डिफरेंस है, यानी कि हर एक चैप्टर के अंदर 40, हमारी जो पूरी यूनिट है वो कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स की है, ताकि 40 मार्क्स धीरे धीरे होली होली करके क्या होते जाए बेटा, रिड्यूस होते जाए। नेशनल इनकम कर लिया, राइट, वहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 3 चैप्टर कर लिए तो हमारे वेटेज कम होगी बेटा। जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 3 चैप्टर कंप्लीट किए तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि सर 12 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए, तो अब कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, 28 मार्क्स की क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा रिलीव आप लोग फील करते चले जाओगे धीरे धीरे, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना है, वेटेज समझनी है कि किस चैप्टर की वेटेज कितनी है, और वेटेज के अकॉर्डिंग ध्यान दो कि किस चैप्टर को पहले टैकल करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि आप लोगों ने पूरे साल भर में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी है, चाहे वो प्री बोर्ड के माध्यम से कर ली हो, चाहे वो आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम से उसके माध्यम से कर ली हो, लेकिन प्रिपरेशन जरूर करिए आपने थोड़ी बहुत, तो आप लोग कर ले जाएंगे। अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए, और नर्वस होने की जरूरत नहीं है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि सर कौन क्या बता रहा है, क्या राइट अप्रोच, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक चीज फॉलो करो और उस चीज को ब्लाइंडली फॉलो कर लो बेटा, एग्जाम निकालने ले जाओगे, अच्छे मार्क्स के साथ निकाल ले जाओगे। दूसरा क्या है, विच यूनिट टू स्टार्ट फर्स्ट। अब कई बच्चे तो आधा टाइम इसी में निकाल देते हैं कि सर माइक्रो करूं, अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करूं या मैक्रो करूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले कर लेता हूं सर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले कर लेता हूं, क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं।
राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी चाहिए या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्यों स्टार्ट करिए? प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों चीजें, तो मजा आएगा करने में, राइट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे आसान है बेटा, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर कभी भी करनी है तो उसको फ्लोज बाय करिए, यानी कि जैसे चैप्टर दे रखे हैं उसी चैप्टर्स को उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में करिए। ऐसा मत करिए कि सर पहला इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का चैप्टर कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर कर लिया, है ना, फिर एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर। ऐसे नहीं करना है। सीक्वेंस वाइज जैसे एनसीईआरटी के अंदर बताया गया है वैसे चैप्टर्स को करिए। सर क्या फॉलो करें? स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें, बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर भी, या एनसीईआरटी को फॉलो करें? मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड बुक्स अगर आपने पढ़ ली है तो आप एनसीईआरटी के ऊपर स्विच ऑन कर जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेटा। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर क्या है बेटा, क्वेश्चंस है। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके अंदर क्वेश्चंस बताए गए हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आप लोग को जरूर करने चाहिए, और वो क्वेश्चन जरूर करिए आप लोग, और आप देखेंगे डायरेक्टली पेपर के अंदर वही क्वेश्चन आ जाएंगे। मानिए मेरी बात, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एज इट इज क्वेश्चन उठता हुआ नजर आएगा आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। लेकिन एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फॉलो करना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है, तो परहेज करते हैं हम उस चीज का, और हमें करना भी चाहिए सर। इसीलिए तो हमने कई स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया है, और उन स्टैंडर्ड बुक्स की वजह से ही हम लोगों ने अच्छा राइट मार्क्स लाने का सोचा है। तो वो आएंगे भी बेटा, फेथ रखिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, और जरूर आएंगे वो मार्क्स भी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो कौन क्या पॉइंट हमने ध्यान रखना है, राइट। तो कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, मैक्रो उठा लीजिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उठा लीजिए। जिसको लगता है कि पहले थ्योरेटिकल करना चाहिए वो थ्योरेटिकल करे, जिसको लगता है कि मैक्रो करनी चाहिए वो मैक्रो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे जो भी आपके नोट्स हैं, सारे के सारे जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, बुक्स है, जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं उसको फॉलो कर लीजिए, राइट। उसके बाद क्या करिए, रिवाइज करिए। सर 18 तारीख को पेपर है, अभी टाइम है, तो आपकी रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार हो जानी चाहिए। सर आप क्या कह रहे हैं, 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं? हाँ बेटा, 2 से 3 बार रिवीजन आसानी से हो सकती है, बस एक डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर। क्या डेडिकेशन चाहिए सर? लगातार काम करना पड़ेगा, मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा, ये 20 से 25 दिन जी जान लगानी पड़ेगी, और 2 से 3 बार जब रिवीजन करके जाओगे तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील करोगे कि सर मेरे को सारी चीजें आती है। अब पेपर में कुछ भी आ जाए हमें दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट। तो रिवीजन करिए। अब अच्छा, रिवीजन कैसे करनी है? स्टैंडर्ड बुक से करनी है, स्टैंडर्ड बुक से करिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के केस में स्टैंडर्ड बुक से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी एक बात मानिएगा, जरूर मानिएगा, राइट। एनसीईआरटी को रिवाइज कर लीजिएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की हाल ही में, यानी कि मैं सीरीज भी जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा इसी चैनल के ऊपर, तो उसको भी देखिएगा, बहुत मदद मिलेगी, और सारी की सारी रिवीजन मेरे साथ ही हो जाएगी बेटा, राइट। उसके बाद क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कुछ ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, घबराने की जरूरत है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, सीमित क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि नेशनल इनकम के अंदर, राइट, कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम से क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन हो, इनकम मेथड से क्वेश्चन हो, एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन हो। फॉर्मूलेज बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प होने चाहिए, बिल्कुल अप टू दिमाग होने चाहिए, हमें बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए सर फॉर्मूले, राइट। फॉर्मूलों के एक चार्ट बना लो, किस तरह से, राइट, कैसे हम लोग रिलेटेड एग्रीगेट्स निकालते हैं, कैसे फॉर्मूलेज को यूज़ किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के अंदर जो फॉर्मूलेज यूज़ किए जाते हैं, उन फॉर्मूलेज का हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए सर। रिवाइज कर लो, राइट, एक पेज के ऊपर लिख लो सारे फॉर्मूले, और बार बार कंटिन्यूटी के अंदर उसे क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो। जितनी ज़्यादा कंटिन्यूटी के अंदर उसे रिवाइज करोगे, अप्लाई करो, रिवाइज करो, अप्लाई करो, और एप्लीकेबिलिटी कहाँ से आएगी? सैम्पल पेपर सॉल्व करके। जी हाँ, सैम्पल पेपर जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे, बिलीव करिएगा, उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोग हो जाओगे अपना एग्जाम फोड़ने के लिए। सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं सर, लेकिन अभी नहीं करने हैं। पेपर से पैटर्न बना लीजिए कि सर जब तक पेपर आएगा, 18 तारीख को पेपर है, तो 5-7 सैम्पल पेपर मैं जरूर सॉल्व करके जाऊंगा, और जब मुझे 5-7 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं तो इन 5-7 सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए मुझे एक दिन का गैप देना है, यानी कि हर एक दिन के बाद मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगा। यानी कि 8 से 10 दिन पहले रिवीजन करिए, और 5 सैंपल पेपर का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, तो एक दिन अल्टरनेटिव बेसिस पर सैंपल पेपर को दीजिए, लेकिन दीजिएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम के अंदर देने वाले हैं, 3 घंटे का टाइम सेट करके। ऐसा नहीं सर कि अभी 15 मिनट एग्जाम दे रहा हूं फिर चला गया कहीं, नहीं, ऐसा नहीं बेटा। तसल्ली से बैठ के 3 घंटे का टाइम दीजिएगा, और उसके बाद उसको इवैल्यूएट करिएगा क्योंकि मेरे क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं,
इसके बाद क्या है, हाउ टू सॉल्व इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने वाले हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, और ये क्वेश्चन आएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। जो इमेज बेस्ड आपका क्वेश्चन जो आने वाला है ना, वो कहां से आएगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा सर। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा अगर आपको जनरल अवेयरनेस भी है, आप जनरली भी चीज़ों से अवेयर है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ, तो अच्छा खासा थोड़ा सा दिमाग की खपत होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग मॉक टेस्ट। ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी तैयारी के बाद, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, जितना अच्छा स्कोर आपका मॉक टेस्ट के अंदर आएगा, जितना ज़्यादा आप लोग अच्छा तरीके से कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और साथ ही साथ में उतना ज़्यादा ही आप लोग फील करेंगे कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं सर, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। 5 मॉक टेस्ट का तो एटलीस्ट टारगेट बनाकर चलिए कि 5 मॉक टेस्ट तो मैं डेफिनेटली सॉल्व करने वाला हूँ, राइट। उसके बाद क्या है हमारे पास, टाइम मैनेजमेंट रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 24 घंटे आपके पास भी होंगे, 24 घंटे उस टॉपर बच्चे के पास भी है जो इकोनॉमिक्स में 80 में से 80 लेके आने वाला है, और एक एवरेज बच्चे के पास भी 24 घंटे। लेकिन अब वो कैसे मैनेज करेगा इन 24 घंटों को, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। अब जैसे जैसे पेपर आना शुरू होगा ना, आप लोग थोड़े से क्या होते चले जाओगे, नर्वस होते चले जाओगे, मेरा पेपर है 18 दिन के बाद पेपर है, 10 दिन के बाद पेपर है। जैसे जैसे काउंटडाउन होना शुरू होगा तो आप लोग थोड़ा वरिड होना शुरू हो जाओगे, और जो लास्ट तक पेशेंस रखेगा और जो लास्ट तक बिल्कुल चिल हो गया रहेगा कि यार ठीक है पेपर आएगा, अच्छे से टैकल करेंगे, प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करते हैं, वो अच्छा स्कोर कर ले जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या ही हर किसी के साथ होता है बेटा, आप भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम दे रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहे हैं अपनी जिंदगी में, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हमने एग्जाम दिए हैं या दे रहे हैं, ये जो भी प्रिपरेशन है हर किसी के साथ होता है। लेकिन जो इस चीज को कंट्रोल कर लेता है वो सक्सेस ले जाता है, और आप लोगों के साथ भी ये देखना, अगर आप इसको कंट्रोल कर गए तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, राइट। और लास्ट में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं क्या, बेस्ट ऑफ लक, कि अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए, बिल्कुल बिना घबराए प्रिपरेशन करिए, राइट। बेस्ट ऑफ लक भी बोलूंगा आप लोगों को, है ना, और बोल भी दिया एक किस्म से बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक और चीज कंसिडर कर लेते हैं कि अब चैप्टर वाइज अगर मैं थोड़ी सी वेटेज की बात करूं तो कैसे मुझे प्रेफरेंस देनी चाहिए, कि अगर मान लो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहा हूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग का टॉपिक जो अच्छी तरह से पेट कर लूंगा। मतलब अब ये फाइनल प्रिपरेशन है किस्म से। अब इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि भाई वापस से देखूंगा एक बार, दोबारा से नेशनल इनकम के ऊपर आऊंगा, नहीं, लास्ट में आपका रिवीजन बिल्कुल ऑन टिप्स होना चाहिए, राइट। ये फाइनल रिवीजन है आपका नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम को रिवाइज करिए, उसका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक है इसको रिवाइज करिए, और यही 2 टॉपिक है जहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर। एक आधा क्वेश्चन, इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है वो आपका मनी एंड बैंकिंग से आ सकता है। बाकी ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर करने हैं। उसके बाद गवर्नमेंट बजट का टॉपिक हो गया, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक उठाइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के बाद फिर लास्ट में मनी एंड बैंकिंग करिए, थ्योरेटिकल टॉपिक है। और कई कहते हैं सर लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि मनी एंड बैंकिंग पहले कर लिया जाए, आसान है, उसके बाद डिफिकल्ट चीजें उठाई जाए, तो वो वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अच्छा, लास्ट में हमारी यूनिट आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन सी यूनिट है, आईडी की यूनिट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक सॉल्यूशन बता देता हूं बेटा आज ही, राइट। क्या करिए, यहां पर देखिए, इजीएस्ट एंड द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है। आंसर राइटिंग आप लोगों को आनी चाहिए, कैसे लिखना है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही की टू सक्सेस है, दैट इज एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अच्छे से कर लीजिए सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी को अच्छे से कर लीजिए। यहां पर तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह चैप्टर वाइज भी नहीं करना है कि पहले ये चैप्टर किया जाए वो चैप्टर किया जाए, नहीं, स्टार्टिंग से उठाइए और एंड पे खत्म कर दीजिए। कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर खत्म कर दीजिए, जहां पर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का एनालिसिस है वहां पर खत्म कर दीजिए, लेकिन स्टार्ट करिए पहले चैप्टर के साथ, इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू करिए, राइट। वहां से शुरू करते जाइए और 1 बाय 1 अलाइन करके चीजों को करते चले आइए, लेकिन समझते चले जाइए, और आप लोग डेफिनेटली मेरी बात मानिएगा, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, बहुत अच्छा मार्क्स अपने एग्जाम के अंदर लेकर आने वाले हैं। और मैं तो आपके लिए हूं ही, तो मेरे सेशंस के लिए आप रोज मेरे साथ जुड़िए, सुबह 11 बजे और शाम को 8:30 बजे, राइट। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोग अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा करके आए, और आप अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम को फोड़ कर आए। 80 में से 80 मार्क्स जो है आप लोग जरूर लेकर आए, और आप लोग डेफिनेटली लेकर आएंगे बेटा। I wish you best of luck.